Today's topic is insulin receptors. Insulin receptors and insulin effect. Insulin have डाइमर रिसेप्टर. इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डाइमर होते हैं और उसके रिसेप्टर्स में दो सब यूनिट्स होती हैं. अल्फा सब यूनिट, दो अल्फा सब यूनिट होती हैं एंड दो दो बीटा सब यूनिट्स होती हैं. ओके और ये दोनों जो सब यूनिट्स होती हैं ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं. बट जो बीटा सब यूनिट होती है वो बीटा सब यूनिट जो होती है ये हमेशा ट्रांस मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर इसमें एक इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम ऑलवेज प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं टायरोसिन काइनेज. सो जब कोई हार्मोन आके इंसुलिन आके इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है और एक्टिवेट करता है तब ये टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट हो जाते हैं और बीटा सब यूनिट पे टायरोसिन अमीनो एसिड्स जो प्रेजेंट होते हैं ये उन अमीनो एसिड्स को जाके फॉस्फोराइलेट कर देते हैं. ये हम पढ़ेंगे इसके मैकेनिज्म में. सो दिस इज ऑल अबाउट इंसुलिन रिसेप्टर. बट पैनक्रियाज में 3 तरीके की मेजर सेल्स होती हैं, बीटा सेल, अल्फा सेल एंड डेल्टा सेल. तो पैनक्रियाज के डेल्टा सेल से निकलते हैं स्टोमेटोस्टैटिन्स. ओके स्टोमेटोस्टैटिन्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ये इनहिबिट करते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागन को. ओके और जो अल्फा यूनिट है उससे अल्फा यूनिट से हार्मोन जो रिलीज होता है दैट इज ग्लूकागन एंड बीटा यूनिट से रिलीज होता है इंसुलिन. तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो हार्मोन प्रेजेंट होता रिलीज होता है दैट इज इंसुलिन. ग्लूकागन रिलीज होता है इन फास्टिंग स्टेज. व्हेन एक पर्सन फास्ट के स्टेज में होता है या फिर लाइक 16 to 18 आवर्स की जब फास्टिंग होती है तब ग्लूकागन रिलीज होना शुरू होता है और जो इंसुलिन है वो रिलीज होता है फेड स्टेट में. ओके इंसुलिन रिलीज होता है फेड स्टेट में. सो अब विल डू द इंसुलिन मैच्योरेशन. सो दिस इज अ पिक्चर. सो हाउ इंसुलिन मैच्योर्स. सी कोई भी सेल होती है, कोई भी एक सेल होती है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. ओके जब कभी भी ग्लूकोज की सेरम लेवल ज़्यादा होगा विच इज़ ऑलवेज अकर इन फेड स्टेट. जब भी ग्लूकोज का सेरम लेवल ज़्यादा होगा तो ये एक मैकेनिज्म के थ्रू स्टिमुलेट करेगा डीएनए को. ओके जिसकी वजह से mRNA प्रोड्यूस होंगे, कुछ तरीके के mRNAs प्रोड्यूस होंगे. ये mRNA क्या करेंगे, ये mRNA प्रोटीन फॉर्म करेंगे with the help of राइबोसोम. ये mRNA सबसे पहले mRNA प्रोड्यूस होगा. ओके mRNA राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन्स फॉर्म करेंगे. अब ये जो प्रोटीन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इट इज अ प्री प्रो इंसुलिन. ओके सो प्री प्रो इंसुलिन जो है it's like it is having 4 subunits. Signaling, it has signaling part, it has B chain, C chain and A chain. Okay, here also you can see C chain, B chain and A chain. Then ये जो इंसुलिन है ये जो प्री प्रो इंसुलिन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके प्री इंसुलिन में कन्वर्ट होगा. दैट इज ये अपना जो सिग्नलिंग पार्ट है उसको लूज कर देगा और बचेगा सिर्फ बी चेन, सी चेन एंड
दिस ए चेन, बट एक तो सिग्नलिंग पार्ट चला जाएगा, बट उसके साथ साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे प्री प्रो इंसुलिन में। देन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपरेटस में जाएगा, और गोल्जी एपरेटस में ये इंसुलिन में कन्वर्ट होगा, और ये इंसुलिन जो है अपना सी पेप्टाइड लूज कर देगा, और इसमें सिर्फ बी चेन होगी, ए चेन होगी, और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे। ओके, सो और in Golgi apparatus it will be packed into a vesicle. Okay, so this vesicle will have this insulin, some zinc, some C peptide. C chain is also called C peptide, and amylin. So whenever glucose level will be high, so this vesicle will break out, and उसके जो products release होंगे that will be amylin, insulin, and C peptide. And one thing to note about that, C peptide is always equimolar with insulin. मतलब जितना इंसुलिन रिलीज होगा उतना ही सी पेप्टाइड रिलीज होगा, बट द बेसिक डिफरेंस इज दैट सी पेप्टाइड में की जो हाफ लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है इंसुलिन से। सो जब भी कभी हम चेक करते हैं कि जब भी कभी हमें इंसुलिन का लेवल चेक करना होता है, वी मस्ट चेक फॉर सी पेप्टाइड। ओके, जितना सी पेप्टाइड प्रेजेंट होगा उतना ही इंसुलिन प्रेजेंट होगा। अब पहले कंसिडर किया जाता था कि सी पेप्टाइड में कभी भी सी पेप्टाइड का कोई भी फंक्शन नहीं होता है, बट रिसेंटली वी हैव फाउंड आउट दैट सी पेप्टाइड के दो मेजर फंक्शंस होते हैं, मतलब ये दो एंजाइम सिस्टम्स को एक्टिवेट करते हैं। पहला इज सोडियम पोटेशियम ATPase, एंड सेकेंड ये एक्टिवेट करता है व्हाट एंडोथीलियल एंड वेट एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड एंजाइम सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ओके, सो अगर कोई डिजीज है किसी को, और हमें पता लगाना है कि ये डिजीज किस प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, सो जिन डिजीजेस में इंसुलिन ज़्यादा होता है उनमें सी पेप्टाइड भी ज़्यादा होगा, जिनमें इंसुलिन कम होता है उनमें सी पेप्टाइड भी कम होगा। एग्जाम्पल, डायबिटीज़ मेलाइटस 1 जो टाइप 1 होता है उसमें इंसुलिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉरी डायबिटीज़ मेलाइटस 1 में इंसुलिन का अमाउंट बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जब हम सर्च करेंगे तो सी पेप्टाइड का अमाउंट भी बहुत कम होगा। वहीं पे अगर हम डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 की बात करें तो उसमें उसके इंसुलिन अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो डिफेक्टिव पार्ट होता है वो रिसेप्टर होता है। इंसुलिन रिलीज सही होता है लेकिन रिसेप्टर्स डिफेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से सी पेप्टाइड भी ज़्यादा होगा। इंसुलिनोमा की अगर हम बात करें, इंसुलिनोमा क्या होता है कि पैनक्रियाज में किसी भी जगह पे ट्यूमर बन जाना, और इस ट्यूमर की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया से एक्सेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिलीज होना। सो इसमें इंसुलिन ज़्यादा होगा तो सी पेप्टाइड भी ज़्यादा होगा। वहीं अगर हम एक्सोजीनस इंसुलिन देंगे, जब हम बाहर से ही इंसुलिन दे रहे हैं तो इंटरनल जो इंसुलिन है एंडोजिनस वो कम हो जाएगा, तो सी पेप्टाइड भी कम होगा। सो ये वाली वैल्यूज we'll have to remember. Okay, now secretion of insulin. You can see this diagram. I'll show you what happens exactly. Okay, so अगर हम बात करें इंसुलिन सिक्रेशन की, ओके, तो सपोज दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन,
and this is the cell. ओके, सो इंसुलिन सिक्रीशन कैसे होता है? जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं, जब ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ओके, सो ये है बीटा सेल पैनक्रियास की, ये है पैनक्रियास की बीटा सेल। तो जैसे ही ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, बीटा सेल के ऊपर कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं GLUT2. These are not insulin dependent. Okay, not insulin dependent. So जब ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, उस टाइम पे ये GLUT2 ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज बीटा सेल में एंटर करेगा। जैसे ही ग्लूकोज बीटा सेल में एंटर करेगा, विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोकाइनेज एंजाइम, इट विल कन्वर्ट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्यों? क्योंकि ये जो बीटा GLUT2 है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। सो इससे ग्लूकोज की एंट्री भी हो सकती है और एग्जिट भी हो सकती है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ग्लूकोज की एग्जिट हो, तो इसीलिए ग्लूकोज को ट्रैप करने के लिए हम इसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इमीडिएटली कन्वर्ट कर लेते हैं। देन इट विल अंडरगो ग्लाइकोलिसिस, then link reaction, TCA cycle, then it will undergo ETC. Okay, so this beta cell have different type of channels also. These are the ADP dependent, these are ADP dependent potassium channels. Okay, these are ADP dependent potassium channels. So what happens when ADP level is high? These potassium channels remains open. Okay, and जो पोटेशियम होता है वो सेल से बाहर जाता रहता है, बट जैसे ही ADP का लेवल कम होता है सेल के अंदर, वो क्या करता है, इन पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। और जब सेल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, सो व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, जब ETC आगे कंटिन्यू करता है, तो ETC हमेशा ADP को यूज करके ATP फॉर्म करता है। ओके, दैट मीन्स सेल के अंदर ADP का लेवल कम होके ATP का लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पोटेशियम चैनल्स विल बी ब्लॉक्ड और अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ने की वजह से एक अलग तरीके के चैनल्स ओपन हो जाएंगे। These are voltage dependent calcium channels. Okay, these are voltage dependent calcium channels. जैसे ही हमारा इसका पोटेशियम लेवल्स हाई होंगे, वैसे ही ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे और सेल के अंदर कैल्शियम आना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सारा कैल्शियम आ जाएगा। जब कैल्शियम बहुत सारा आ जाएगा, सो यू नो बीटा सेल्स के अंदर ऑलरेडी वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर इंसुलिन प्रेजेंट होता है, जिंक प्रेजेंट होता है और सी पेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब ये आ जाएंगे, तो ये वाले जो कैल्शियम्स हैं, ये इनको पुश करेंगे और ये वेसिकल्स मर्ज हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के साथ, एंड देन ये रिलीज कर देंगे अपने इंसुलिन, सी पेप्टाइड एंड एमाइलिन। ओके, ये तीन चीज़ों को ये रिलीज कर देंगे सर्कुलेशन में। सो जब ये वाली अब इनके सिक्रीशन को या फिर रिलीज को क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट करती हैं? सो फैक्टर्स causing its release. First is high glucose level, high amino acid level, high protein level. Okay, second is high incretins. Now ये incretins क्या है?
Incretins are overall hormones of GIT, like cholecystokinin, secretin, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितने भी सारे जीआईटी के हार्मोन्स होते हैं जो फेड स्टेट में रिलीज होते हैं, उन सबको कलेक्टिवली हम इंक्रेटिन्स बोल देते हैं, जिसकी वजह से इनका रिलीज स्टार्ट हो जाता है। एंड द फैक्टर्स विच इनहिबिट its release is growth hormone, release insulin production. Second is glucagon. Third is cortisol. Fourth is sympathetic nervous system. So this is it for the video. Thank you for watching. If you have any queries, please ask me in the comment section below, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.